हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं हिंदी की महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला। तो वर्णमाला के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक हिंदी की और सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना, जिसमें हमने भाषा के बारे में बात कर रखी है, देवनागरी लिपि के बारे में बात कर रखी है, पत्र लेखन हमने कंप्लीट कर लिया है, जनसंचार वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्णमाला का। हम वर्णमाला को डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए आज के वीडियो को हम करते हैं शुरू। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ेंगे आज वर्णमाला। हिंदी में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। अब देखो हिंदी में वर्ण क्या होते हैं। जो भी हम ध्वनियाँ अपने मुंह से निकालते हैं उनको एक लिपिबद्ध रूप में करना वर्ण कहलाते हैं। और ये जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। अगर हम बात करें वर्ण की, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो वर्ण है। या फिर यहां पर ये भी आ जाएगा ध्वनि। ध्वनि भी क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई है, क्योंकि जो हम ध्वनि निकाल रहे हैं उसी को तो वर्ण के रूप में लिख रहे हैं। तो इसीलिए ध्वनि या फिर वर्ण जो है वो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। अब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ लिया जाएगा आपसे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब आपका आंसर होगा शब्द। तब आपका आंसर होगा शब्द। देखो सबसे छोटा होता है वर्ण, वर्ण के बाद आपका आता है अक्षर, और अक्षर के बाद आपका आता है शब्द। अक्षर के बाद आपका आता है शब्द, उसके बाद आपका बनता है पद, उसके बाद आपका बनता है पद। ठीक है, तो ये है वर्ण। वर्ण जो है भाषा के सबसे छोटी इकाई है, अखंड इकाई है। इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है वर्ण को। अगर शब्द की बात करेंगे तो ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। यहाँ से क्वेश्चन, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको मैंने बताने की कोशिश की। अब हम चलते हैं वर्णमाला की ओर। अगर हम वर्णमाला की बात करें, अगर हम वर्णमाला की बात करें तो क्या इसकी परिभाषा हो सकती है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये वर्णमाला दो प्रकार की होती है। वर्णमाला दो प्रकार की होती है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी है? तो स्वर और व्यंजन मिलाकर कुल 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण हैं। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप इसको बता देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, ये तो है कुल वर्ण, कुल 52 वर्ण हैं। अगर मूल वर्ण की बात करेगा, मूल वर्ण की बात, तो आप बोलेंगे 44 वर्ण। कितने वर्ण हैं मूल वर्ण? 44 वर्ण हैं। ठीक है, जिनमें से 11 तो हैं स्वर, 11 हैं स्वर और 33 हैं व्यंजन। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। 11 है स्वर और 33 है व्यंजन। आज हम बात करेंगे इन 11 स्वरों के बाद। तो अब हम चलते हैं अपने स्वरों में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं स्वरों में।
देखो भाई स्वर, स्वरों के बारे में सबसे पहले स्वर कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। कुल 11 स्वर हैं, कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं देखो भाई, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है हमारे पास स्वर हैं। कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या है हमारे पास स्वर हैं जो कि मूल स्वर हैं। ये क्या है मूल स्वर। लेकिन अगर आपसे कुल स्वरों की बात कर लिया जाएगा तो कुल स्वरों में एक आता है अंग और एक आता है अह। ये दो जो हैं अंग और अह, इनके बारे में हम बात करें, ये तो हैं आपके 11 मूल स्वर। ये क्या हैं, मूल स्वर हैं। इनमें से ये जो अंग की मात्रा है इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, और ये जो आहा है इसको हम बोलते हैं विसर्ग, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। और इन दोनों को ही बोला जाता है अयोगवाह, अयोगवाह। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं, तो अंग, अह, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या है, यहाँ पर अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। अब हम देखते हैं इनके भेद। ये जो मूल स्वर हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब ये है कि इनको उच्चारित करने के लिए हमें किन्हीं अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हम व्यंजन में क ख बोलते हैं, क में अ की मात्रा भी आ रही है, इसलिए हमको उसमें स्वर का भी मेल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम स्वरों की बात करें तो ये स्वतंत्र होते हैं, इनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। अब अयोगवाह आपने देख लिया, अंग, अह, और मूल स्वर आपने देख लिया 11 हैं। अयोगवाह को हम स्वरों में नहीं गिनते हैं, इनको ना हम स्वर गिनते हैं ना ही व्यंजन। लेकिन वैसे अगर आपने अभी तक जो हिंदी पढ़ी होगी उसमें स्वरों में ही इसको काउंट किया होगा, लेकिन ये क्या है, हिंदी वर्णमाला के अयोगवाह वर्ण हैं। अब इनका भेद कर लिया जाता है। भेद मतलब इनका वर्गीकरण। इनका अब हम क्या करते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण इनका 7 प्रकार से हम कर सकते हैं। कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, 7 प्रकार से। तो पहला वर्गीकरण हम देखें, पहला वर्गीकरण तो प्रकृति, उत्पत्ति और रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। यहाँ पर देखो प्रकृति, उत्पत्ति, रचना के आधार पर 2 प्रकार के स्वर हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार के स्वर हैं। पहले को हम बोलते हैं मूल स्वर, मूल स्वर इनको बोलते हैं, और इनको बोलते हैं हम व्युत्पन्न स्वर। इनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न स्वर या फिर संधि स्वर, संधि स्वर। ये जो मूल स्वर हैं ये स्वतंत्र हैं। ये कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। और ये जो व्युत्पन्न स्वर हैं, 2 मूल स्वरों को मिलाकर व्युत्पन्न स्वर उत्पन्न होंगे। 2 मूल स्वरों से मिलकर बनते हैं। अब देखो इनके उदाहरण, इनके उदाहरण देखो, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री, ये क्या हैं, मूल स्वर हैं जो कि हमारे पास 4 हैं। जो कितने हैं, 4।
ये व्युत्पन्न स्वर को हम फिर से दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम कहते हैं दीर्घ स्वर, एक को हम बोलते हैं दीर्घ स्वर और एक को बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। ये जो दीर्घ स्वर हैं ये कौन कौन से हैं? देखो भाई, आ, ई और ऊ। आ, ई, ऊ क्यों है ये दीर्घ स्वर? क्योंकि ये दो समान स्वरों को मिलाकर बनते हैं। दीर्घ स्वर जो हैं दो समान मूल स्वरों से मिलके बनते हैं। जैसे आ की अगर हम बात करें तो अ धन अ धन आ बन जाएगा, ई धन ई बड़ी ई बन जाएगा, ऊ धन ऊ। तो ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। अगर हम संयुक्त स्वरों की बात करेंगे तो ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ये क्या है हमारे पास? ये हैं संयुक्त स्वर। दो विभिन्न स्वरों को मिलाकर जो स्वर बनते हैं उनको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। जैसे अगर हम बात करें ए की तो अ प्लस ई, ए बनेगा, ई प्लस ए, आई बनेगा, अ धन ऊ, ओ बनेगा, और अगर हम औ की बात करें तो ये बनेगा अ धन ओ, अ धन ओ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है कि प्रकृति, उत्पत्ति, व्युत और रचना के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, मूल स्वर और व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न स्वरों को हमने दो भागों में बांटा, एक है संयुक्त स्वर, एक है दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वरों में हमने ए आई ओ औ देखा। अब हमने इनके बारे में देखा कि ये किस किस से मिलकर बने रहते हैं। अ और ई मिलकर ए बनता है, अ और यहाँ पर अ आएगा, देख लेना आप इसको। अ और ए मिलकर आई आते हैं, अ और ऊ मिलके ओ आते हैं, अ और ओ मिलके औ आते हैं। तो ये है आपका पहला वर्गीकरण इसका। अब हम चलते हैं दूसरे वर्गीकरण की ओर। देखो भाई, जो दूसरा वर्गीकरण है वो क्या है उसको अब हम देखते हैं। मात्रा के आधार पर, काल के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। तो ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं मात्रा, काल और उच्चारण के आधार पर। मात्रा, काल और उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार से हम इनको विभाजित करते हैं, जिनमें पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। ये जो ह्रस्व स्वर है ये क्या क्या है? इनको हम एक मात्रिक बोलते हैं, एक मात्रा या फिर एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इनको उच्चारण करने के लिए हमको एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इनको एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। इनको हम द्विमात्रिक बोलते हैं और इनको हम त्रिमात्रिक, तीन मात्राओं का समय लगता है इसमें, इसलिए हम इनको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय, इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय, इनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय। तो ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, ऊ और री। अ, ई, ऊ, री, ये क्या है हमारे पास? ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से हैं? आ, ई,
ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये क्या है हमारे पास? दीर्घ स्वर है। ठीक है। अगर हम प्लुत स्वर की बात करेंगे, त्रिमात्रिक, 3 मात्राओं का जिसमें समय लगता है, तो ये जैसे हम ओम लिखते हैं, जैसे हम ओम लिखते हैं, तो ये ओम हमने जब लिखा तो ये एक हमने बना दिया हिंदी का 3। जहाँ पर भी हिंदी का 3 इस टाइप का जो बनेगा उसको हम बोलेंगे प्लुत स्वर। जैसे हम राम, कभी कभी हम राम इस प्रकार से लिखते हैं, ये देखिए आप, ये कभी कभी राम आपको इस टाइप से भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो ये है, ये जो बीच में है, ये प्लुत स्वर है, आ की मात्रा वाले। ठीक है। तो इसका जो आपको संकेत देखना है वो हिंदी का 3 देखना है और हिंदी का उल्टा 8, इस प्रकार के 8 होता है। तो हिंदी का 8 प्रकार का ये राम आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अगला वर्गीकरण, जो कि तीसरा वर्गीकरण है हिंदी स्वरों का। क्या क्या है भाई, देख लेते हैं। जीव की स्थिति के आधार पर, जीव की स्थिति के आधार पर, अब जीव की स्थिति के आधार पर भी इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। अगर हम जीव के आगे वाले भाग की बात करेंगे तो उससे उच्चारित होने वाले जो स्वर होंगे वो होंगे अग्र स्वर। जीव का अगर मध्य भाग का जहाँ पर प्रयोग होगा उसको हम बोलेंगे मध्य स्वर, और जहाँ पर जीव का जो पिछला वाला भाग होता है उसको हम बोलेंगे पार्श्व स्वर। तो अगर हम बात करें मध्य स्वर में तो ये आएगा ओ, मध्य स्वर में आएगा ओ। अब आप इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं? ये देखो ओ, यहाँ पर आप लिखेंगे आ, यहाँ पर आप लिखेंगे ई, यहाँ पर आप लिखेंगे ऊ, यहाँ पर आप लिखेंगे ए आई, और यहाँ पर आप लिखेंगे ओ औ। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि आपके जीव की स्थिति के आधार पर स्वर हैं। ओ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इस प्रकार से। ठीक। अब हम देखते हैं 5वां। अब हम देखते हैं मेरे ख्याल से ये तीसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा था। ये क्या था? चौथा था। अब हम चौथा देखेंगे, मुख विवर। मुख विवर या फिर मुख द्वार खुलने के आधार पर, जो ये मुख का द्वार है इसके खुलने बंद होने के आधार पर हम स्वरों को विभाजित करते हैं 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है विवृत, फिर है दूसरा अर्धविवृत। अर्धविवृत, विवृत का मतलब होता है खुलना। विवृत का मतलब होता है खुलना। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अपना मुंह खोलो, पूरा मुंह खोलने के लिए जब बोलता है तो उसी को हम बोलते हैं विवृत। तो जब आप मुंह खोलते हैं तो आपके मुंह से कौन सी ध्वनि निकलती है? तो निकलती है आ। जब आप अपना पूरा मुंह खोलते हैं तो कौन सी ध्वनि निकलती है? आ। अब विवृत से थोड़ा कम मुंह जब हम खोलेंगे तो उसको बोलेंगे अर्धविवृत। क्या बोलेंगे? अर्धविवृत। तो इसमें आ जाएगा आपका ओ, आई और औ, ओ, आई और औ। ठीक है। अब हम बात करेंगे संवृत।
तीसरा है संवृत और चौथा है अर्धसंवृत। विवृत का मतलब होता है खुलना, प्रसार होना। संवृत का मतलब होता है सिकुड़ना। संवृत का मतलब होता है सिकुड़ना। तो जब हमारा मुंह का द्वार सिकुड़ता है यानी कि बंद होता है तो उसको हम बोलते हैं संवृत। जैसे कि ई और उ। इसमें हमारा जो मुंह का द्वार है वो पूरा सिकुड़ जाता है। अर्ध संवृत में थोड़ा कम सिकुड़ता है। अर्ध संवृत में थोड़ा कम सिकुड़ता है। तो इसमें हमारा आ जाएगा ए और ओ। ए और ओ, ठीक है। तो ये मुख, विवर, द्वार खुलने के आधार पर हमने 4 प्रकार से भी देखा। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? तो ई उ। अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? ए और ओ। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा अर्ध विवृत ओ, आई, औ और विवृत स्वर आ आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसको बता देंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। जो हमारे होठ हैं इसकी स्थिति के आधार पर कभी कभी आप अपने होठों को गोल बना देते होंगे, कभी कभी आप अपने होठों को फैला देते होंगे। तो इस आधार पर आपके जो मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं वो स्वरों की किस किस प्रकार की हो सकती है। तो मुख होठों की स्थिति के आधार पर जो 5वां है, होठों की स्थिति के आधार पर, तो होठों की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से हम इसको बांट देते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। तो पहला हम लिखते हैं वृत्तमुखी या फिर इसको वर्तुल भी बोलते हैं, और दूसरा है अर्धवृत्तमुखी, इसको हम प्रसृत बोलते हैं, प्रसृत। और तीसरा हो गया आपका अर्धवर्तुल, और चौथा हो गया उदासीन। चौथा हो गया आपका उदासीन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है व्रत, व्रत मतलब होता है गोल। गोल हमारे होठ कब होते हैं? हमारे होठ गोलाकार कब होते हैं? उ ओ औ। आप अपने होठों से बोलने की कोशिश करो तो आप देखेंगे उ ओ और औ। इसमें आपके जो होठ होंगे वो एक गोलाकार होंगे। इसमें आपके होठ क्या होंगे? गोलाकार होंगे। जिसमें कम गोलाकार होंगे, जिसमें कम गोलाकार होंगे उसको हम बोलेंगे अर्ध। अच्छा, ये प्रसृत की अगर हम बात करें, प्रसृत, तो इसमें क्या होगा? हमारे जो होठ होंगे गोल ना होके, इसमें तो होठ इस प्रकार से गोल होंगे और इसमें जो होठ हमारे होंगे वो इस तरीके से प्रसार कर रहे होंगे। तो इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्तिमुखी या फिर प्रसृत स्वर। तो ये क्या क्या हैं? ई और ए आई, ई ए आई। अगर हम उदासीन की बात करें तो ये आ जाएगा औ, और अर्धवर्तुल की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आ। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं छठा वर्गीकरण। छठा वर्गीकरण, तो छठा वर्गीकरण हमारा जो होगा वो होगा जाति और वर्ण के आधार पर। छठा जो वर्गीकरण होगा वो होगा जाति और वर्ण के आधार पर। जाति वर्ण के आधार पर जो एक जैसे होंगे उनको बोल देंगे हम सजाति वर्ण, और ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। और दूसरा होगा विजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण।
जो एक जैसे होंगे उनको बोलेंगे सजातीय, जो एक जैसे नहीं होंगे उनको बोलेंगे विजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण देखो भाई कैसे, ओ आ एक जैसे हैं, ई, फिर ऊ, इसमें क्या आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा ए आई ओ औ, इसमें ए आई ओ औ आ जाएगा। तो ये है सजातीय और विजातीय। अब हमारे पास सातवां जो अंतिम वर्गीकरण है वो है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिक मतलब नाक के आधार पर, मुख के साथ साथ नाक के से भी जब ध्वनि निकलती है तो उसको बोलते हैं अनुनासिकता के आधार पर, उसको बोलते हैं हम अनुनासिक ध्वनियाँ। जैसे कि एक इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो बोलते हैं हम सानुनासिक, जिसमें मुख प्लस नाक ये दोनों खुलते हैं, यहाँ से ध्वनियाँ निकलती है। और फिर दूसरा होता है निर्नुनासिक, जहाँ पर नासिक से जो नाक का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, नाक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे निर्नुनासिक। जैसे अ के ऊपर ये लगा दिया, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, ठीक है, तो ये सारे क्या होगी, निर्नुनासिक। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जैसे अ, आ, ई, ये सभी क्या हैं, सानुनासिक हैं, मुख और नाक से दोनों से ध्वनियाँ निकलती हैं। अगर हम निर्नुनासिक की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर नाक का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछ लिया जाता है। और आज हमने देखा स्वरों के बारे में, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा और वर्णमाला देखी, स्वर कितने प्रकार से हम उनको विभाजित कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, इस प्रकार हम अपने वर्णमाला को कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।